स्प्रिंग बूट में आप लोग को ये टॉपिक क्लियर हो गया है कि ये क्या है आपका आईओसी कंटेनर क्या है। ये तो क्लियर, आईओसी कंटेनर। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल आईओसी कंटेनर। आईओसी कंटेनर का यूज क्या है? आईओसी कंटेनर का यूज आप वो जो क्लास प्रोवाइड करेंगे तो वो आपको बीन क्रिएट करके बीन रिटर्न स्प्रिंग स्प्रिंग बीन, ठीक है। और इसको चाहिए कॉन्फ़िगरेशन फाइल। कॉन्फ़िगरेशन फाइल कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्या होगी आपका? XML और एनोटेशन। तो स्प्रिंग बूट आपका XML नहीं सपोर्ट करता है, तो इसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे? एनोटेशन बेस्ड, ठीक है। एनोटेशन प्रोवाइड करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एनोटेशन, तो एनोटेशन में अगर हमें प्रोवाइड करना है कोई भी चीज़, जैसे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने, किसके ऑब्जेक्ट? स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है ना। स्टूडेंट स्टूडेंट हमारे पास क्लास है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, तो कैसे कंटेनर कैसे मालूम होगा इसको किसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है? उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? एक एनोटेशन है जिसको बोलते हैं @component @component एनोटेशन। तो ये कंपोनेंट एनोटेशन क्या है? एक प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन क्या काम करने के लिए? सिंपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कराने के लिए। तो इंटरनली इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाएगा, रिटर्न किया जाएगा इसको बीन्स। तो @component का यूज क्या है? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, सिंपल, ठीक। इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन एनोटेशन मीन्स हमको कॉन्फ़िगर करना है रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए कि एक ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करो जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स हैंडल करे। तो उसके लिए कंट्रोलर एनोटेशन कंट्रोलर एनोटेशन क्या है? कंट्रोलर एनोटेशन ये ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करता है, ये उस क्लास का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करेगा, और जो ब्राउजर से रिक्वेस्ट या किसी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएगा, से सॉरी कोई भी एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट आएगी तो इसको एक्सेप्ट करता है, इसके रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को। तो इसको हम इस कंट्रोलर का यूज क्या है? कंट्रोलर का यूज ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करना ही है, ऑब्जेक्ट तो ये क्रिएट करेगा ही। इस एनोटेशन का मतलब है ऑब्जेक्ट क्रिएट करो, बट साथ में इसकी एबिलिटी क्या है कि ये रेस्पॉन्स रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है, ठीक है। कंट्रोलर जैसे स्टूडेंट कंट्रोलर इसी तरह से रेस्ट कंट्रोलर इस एनोटेशन मीन्स इस कॉन्फ़िगरेशन का काम क्या है? स्टूडेंट रेस्ट कंट्रोलर ये जो रिक्वेस्ट आती है ये इस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है जो किसी एप्लीकेशन से आती है। ये क्या, हाँ ये कहाँ से? एप्लीकेशन मीन्स ये डायरेक्ट सर्वर टू सर्वर के लिए, मीन्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर के पास रिक्वेस्ट आती है, और यहाँ जो रिक्वेस्ट आती है ब्राउजर से रिक्वेस्ट आती है। तो अभी इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं आपको 2 मिनट में क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो रेस्ट कंट्रोलर एंड कंट्रोलर, 1 मिनट। सर स्क्रीन रुक गई है। हाँ स्क्रीन फ्रीज है क्यों यार? और बाकी लोग बताओ। हेलो हेलो
आयुष, अकित, आप लोगों को? यस सर, फ्रीज है सर। अच्छा, वन। अब बोलो। हाँ सर, अभी ठीक सही है है, सर। सही है। ठीक है, ध्यान समझो, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और आपके लिए लॉजिक बिल्ड करने के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे कंपोनेंट का यूज करेंगे? एट द रेट कंपोनेंट ओनली जिसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, ये सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, इसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। लेकिन एट द रेट कंट्रोलर ये ऑब्जेक्ट तो क्रिएट करता ही है, साथ ही साथ ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। मीन्स यूआई से, यूआई यूजर इंटरफेस बोल सकते हैं, यूआई से जो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स इस क्लास के पास आएगा, इस रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को भी हैंडल करता है कौन? एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन। एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन क्या काम है? एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन का रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना। ठीक है, हाँ। तो ये सपोज मान लो कंट्रोलर से यूआई से कंट्रोलर पे रिक्वेस्ट है और कंट्रोलर टू यूआई क्या जा रहा है? रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए और रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स तो हैंडल करना ही है, प्लस ये रिटर्न करता है यूआई पेज। यूआई पेज भी रिटर्न करता है, जिसको हम बोल सकते हैं वेब पेज। वेब पेज रिटर्न करता है कौन? आपका कंट्रोलर। तो यहां मैं इसको रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना और रिटर्न करता है एक यूआई पेज। कौन? एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना प्लस रिक्वेस्ट एंड रेस्पॉन्स को हैंडल करना प्लस रिटर्न करना यूआई पेज। क्लियर हुआ? एट द रेट कंट्रोलर एनोटेशन। रेस्ट, रेस्ट, तो यहाँ रेस्ट कंट्रोलर का यूज क्या है? ये यूआई से नहीं आती, यहाँ पर जो रिक्वेस्ट आएगी किसी सर्वर से आती है। यहाँ जो आएगी सर्वर से रिक्वेस्ट आती है, सर्वर या कोई अब थर्ड पार्टी एपीआई या एप्लीकेशन कहीं से भी हो सकता है। तो सर्वर से इसको हम क्या मानेंगे? सर्वर। तो एक मशीन से रिक्वेस्ट आती है दूसरे मशीन के पास, तो ये रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है किसके? यूआई नहीं, किसके? हाँ, एक दूसरे सर्वर से आ रही है, जो एप्लीकेशन दूसरे सर्वर पर रन हो रहा है वो वहां से आएगी और ये इसको हैंडल करता है कौन? रेस्ट कंट्रोलर। क्या काम करने के लिए? इसका भी सेम काम ही है, रेस्ट, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, रेस्पॉन्स। तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता, बट ये पेज रिटर्न नहीं करता। ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है पेज, और ये रिटर्न करेगा आपका जेसन डेटा, जेसन फॉर्म डेटा, जेसन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पास जेसन या एक्सएमएल बोल सकते हैं। तो यहाँ मैं रिटर्न क्या करता है? रेस्पॉन्स में जेसन फॉर्म में डेटा, या तो जेसन फॉर्म में डेटा आप बोल सकते हैं। ये एक्सेप्ट भी करता है जेसन में और रिटर्न भी करता है जेसन में। तो जेसन में ये काम का कंप्लीट करता है जेसन, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन में डेटा यहाँ से सेंड कर सकते हैं, मीन्स रिक्वेस्ट भेज सकते हैं जेसन में, और रेस्पॉन्स भी आप जेसन में रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। ये एक ग्लोबल लैंग्वेज है जो एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन
में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं। देखिए ये एप्लीकेशन आपका बना हुआ है, फॉर एग्जांपल के लिए समझ लो, जैसे कि ये रेस्ट कंट्रोलर आपने बनाया है, किस पे बनाया है? जावा। ये आप जावा या स्प्रिंग बूट बोल सकते हैं, जावा में बना है स्प्रिंग बूट। और ये सर्वर जो रिक्वेस्ट भेज रहा है इस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन बना है .NET में। किस पे? .NET। तो .NET और जावा, .NET का कोड और जावा का कोड दोनों डिफरेंट होगा। यस। तो .NET कैसे अपने डेटा को ट्रांसफर करेगा जावा के पास? ये जावा अपने डेटा को कैसे ट्रांसफर करेगा? क्योंकि ये जावा का कोड .NET नहीं समझ सकता, .NET का कोड जावा नहीं समझेगा। सिंटैक्स काफी डिफरेंट होंगे। यस, हाँ बोलो। सिंटैक्स काफी डिफरेंट होंगे ना जावा एंड .NET के? Yes, sir. यस सर, ऑब्जेक्ट अलग अलग हैं दोनों तो। हाँ, दोनों अलग। तो हम डेटा कैसे कम्युनिकेट करें? एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से कम्युनिकेट कैसे करेगा? आप फोन पे एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, क्या ये गारंटी है कि फोन पे एप्लीकेशन जिस बैंक से कनेक्ट कर रहा, जिस बैंक से आपका ट्रांजैक्शन कर रहा, वो भी .NET में लिखा होना चाहिए, या HDFC बैंक से या एक्सिस बैंक से? मैंडेटरी है कि नहीं? आप जावा पे लिखा होगा तभी हम आपका डेटा ट्रांसफर करेंगे या फिर ट्रांजैक्शन करेंगे फोन पे के थ्रू। ऐसा कुछ नहीं है ना? हाँ, नहीं। मतलब कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो सारी लैंग्वेज, जितनी भी लैंग्वेज हैं, आप किसी भी लैंग्वेज में आप कोड लिखो, किसी भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन डिज़ाइन करो, एप्लीकेशन बनाओ, रन करो आपके सर्वर में, लेकिन सभी क्या करते हैं? एक दूसरे की लैंग्वेज को समझते हैं। तो की हेल्प से, किसकी हेल्प समझते हैं? हाँ, जेसन। जेसन। जेसन एक क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। जेसन या फिर XML ये क्या है? ग्लोबल लैंग्वेज है। तो मेनली इनका यूज होता है एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन डेटा ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ आप बोलोगे सर कंट्रोलर है तो रेस्ट कंट्रोलर की जरूरत क्या है, या फिर हम एक कंट्रोलर क्यों बनाए? रेस्ट कंट्रोलर ही है ना? कितने लोग के माइंड में आ रहा है कि दोनों जब रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल कर रहे हैं तो कंट्रोलर क्या हैंडल नहीं कर सकता है रेस्ट कंट्रोलर का काम? बोलो, दोनों में डिफरेंस कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर में? बोलो, क्या नाम है? आकित। क्या कंट्रोलर जेसन डेटा रिटर्न नहीं कर सकता है? या जेसन में डेटा एक्सेप्ट नहीं कर सकता? बोलो, यस कर सकता है। ठीक है, कंट्रोलर भी ये सेम जो रेस्ट कंट्रोलर ये जो काम कर रहा है ये भी काम कर सकता है, बट प्रॉब्लम इसमें क्या है कि आपको अलग से कॉन्फ़िगर करना होगा जेसन डेटा को एक्सेस करने के लिए, जेसन डेटा रिटर्न करने के लिए। इसमें आपको कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करनी होगी, जिसको बोलते हैं, एक एनोटेशन है @response बॉडी या फिर रिक्वेस्ट बॉडी। ठीक है, नाम सुने हो? @ हाँ, बॉडी रेस्पॉन्स बॉडी जो कि जेसन में डेटा रिटर्न किया जाएगा, या फिर रिक्वेस्ट बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी। तो रेस्पॉन्स बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी, ये इंटरनली मीन्स आपको, अगर आप यूज कर रहे हो क्या कंट्रोलर, तो जेसन फॉर्म में डेटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट टू जेसन, जैसे आपको जेसन में डेटा आ रहा तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा @request बॉडी। अगर ऑब्जेक्ट में है डेटा, आपका ऑब्जेक्ट में है तो जेसन में कन्वर्ट करना है तो आपको यूज करना होगा @response बॉडी।
तो ये अलग से कॉन्फ़िगर करना होगा किसके केस में, @कंट्रोलर के केस में। लेकिन रेस्ट कंट्रोलर अगर आप यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने एप्लीकेशन में, तो रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली रिक्वेस्ट बॉडी को, रेस्पॉन्स बॉडी को इंटरनली कॉन्फ़िगर करके रखा है। ये डायरेक्ट रिटर्न कर देता है आपको जेसन और जेसन डेटा, ठीक है, रेस्पॉन्स बॉडी में। अच्छा, एक स्मॉल सा मैं डायग्राम आपको बता रहा हूँ, समझो। जैसे ये हमारा ब्राउज़र एप्लीकेशन ब्राउज़र है, ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र है, ये हमारा सर्वर, ये हमारा सर्वर, और ये डेटाबेस, ये डीबी डेटाबेस, और ये एक एप्लीकेशन है, ये दूसरा एप्लीकेशन, ठीक, ये एप्लीकेशन, और एक और एप्लीकेशन है। कितने एप्लीकेशंस हैं? 3 एप्लीकेशंस, एप्लीकेशन 1, एप्लीकेशन 2 और एप्लीकेशन 3। 3 एप्लीकेशन हैं। ये आपका वेब एप्लीकेशन है, ये आपका डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ये ब्राउज़र। तो सभी का मैं एक काम करता हूँ, ये मैं लिखता हूँ ब्राउज़र, ये आपका एप्लीकेशन, जैसे कि इसमें मैं लिख रहा हूँ वेब एप्लीकेशन, वेब ऐप, और ये आपका डीबी सर्वर, डेटाबेस सर्वर, और ये है थर्ड पार्टी एपीआई या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन या एपीआई बोल सकते हैं। एपीआई क्या होती है, एप्लीकेशन क्या होते हैं, सभी आपको बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इसको क्लियर हो जाएगा। तो मैं अभी एप्लीकेशन ले रहा हूँ, एक एप्लीकेशन है, ये है GOVT एप्लीकेशन, गवर्नमेंट एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है, कोई गवर्नमेंट ऐप है, ठीक, ये है IRCTC एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन क्या होगा आपका, सर यात्रा.com। यात्रा.com, ठीक है, यात्रा.com, कोई सा भी एप्लीकेशन वेबसाइट ले लो, कोई इशू नहीं। तो ये आपका एप्लीकेशन है, कौन सा, ये आपके एप्लीकेशन का नाम क्या है, आपके एप्लीकेशन का नाम वेब एप्लीकेशन जैसे कि है AIT.com, ठीक है। AIT.com ये आपका एप्लीकेशन में आप काम कर रहे हैं, ये इस कंपनी में, आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, और कौन से प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, AIT.com पे। तो आप बताओ, AIT.com के यूज़र, AIT.com के जितने भी यूज़र होंगे, वो किस एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट ब्राउज़र से किससे इंटीग्रेट करेंगे, गवर्नमेंट एप्लीकेशन के पास रिक्वेस्ट भेजेंगे, या IRCTC के पास भेजेंगे, या यात्रा.com के पास भेजेंगे, या फिर AIT.com के पास, किसके पास भेजना चाहिए AIT.com के यूज़र? सर AIT के पास से। हाँ, अगर AIT के यूज़र हो, आप इसमें आपने रजिस्टर्ड किया है, तो सारी फैसिलिटी आपको काम से मिलेगी, AIT से मिलेगी। आपको IRCTC पर जाने की जरूरत नहीं है। आपको IRCTC के सारे एप्लीकेशन, सारे, जैसे कि आप जाते हैं कि कुछ मार्केट में जो एजेंट है ना, एजेंट, अगर आप टिकट बुक करने जाएंगे तो वो टिकट शायद आपको, तत्काल की बात करें, तत्काल टिकट वो शायद आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एजेंट लॉग इन करता है, उसको मिल जाता है। क्यों? अगर आप एजेंट है उस IRCTC के, तो उसको टिकट मिलेगा तत्काल का, लेकिन एक नॉर्मल यूजर को नहीं मिलता है। क्यों? हम्म अरे बोलो। इसका मतलब ये है कि उसने उससे लाइसेंस लेके रखा है कि मुझे इतने टिकट मुझे पर डे या फिर वीक में इतने मुझे सीट चाहिए इस रूट के लिए। तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से क्या करके रखा है, कनेक्ट करके रखा है, कि अगर आपको IRCTC
में से आपको टिकट बुक करना है तो आप पहले मेरे एप्लीकेशन में जाओ, वहां से लॉगिन करो, या फिर जो भी ये इनका रूल हो, जो ये या आईआरसीटीसी का लॉगिन दे सकते हैं या कुछ भी। लेकिन इन्होंने क्या दे दिया है कि आप डायरेक्ट एक्सेस ना करें, आप हमारे थ्रू जाए। तो थर्ड पार्टी लॉगिन, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप समझिएगा। अब एक्चुअल क्या प्रोसेस होता है वो तो जो वेंडर होंगे, फिर जिनके जो टिकट बुक करने वाले, उनको ही आइडिया होगा। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, समझने के लिए, कि मान लो ऐसा होता है तो। ठीक, तो समझो, तो एक एप्लीकेशन कनेक्ट कर रहा है किससे? आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से। तो आईआरसीटीसी एप्लीकेशन से ये, 1 मिनट, इसको रिमूव करते हैं। तो कोई भी यूजर डायरेक्ट आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट करेगा। करेगा, आपने बोला कि हे यूजर, सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करें, मीन्स रजिस्ट्रेशन करें। तो रजिस्ट्रेशन के लिए आपने फी रख दिया समथिंग 8,000, सपोज 8,000 रजिस्ट्रेशन फीस। तो रजिस्ट्रेशन फीस कंप्लीट करता है तो यूजर रजिस्टर करता है। तो कैसे रजिस्टर करेगा? उसके पास स्क्रीन होनी चाहिए ना, तो पेज पेज होना चाहिए। पेज में यूजर ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, अब सारा कुछ डिटेल किया और रिक्वेस्ट सेंड किया। किसको? इस सर्वर को, AIT.com सर्वर को। और इसने क्या किया? स्टोर कर दिया डीबी में। ठीक है, स्टेप समझना है। रिक्वेस्ट बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी, कंट्रोलर कंट्रोलर, ये सारे एनोटेशंस कैसे यूज होते हैं आपको रियल टाइम ये बता रहा हूँ। कब यूज करना है, कब यूज नहीं करना है, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एकदम बेसिक सा फंडा, एक ही बार में आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ ही रटने की जरूरत नहीं है। एनोटेशंस, सारे एनोटेशंस का यूज एक ही डायग्राम में बता रहे हैं, समझो। अरे शिवम आया क्या? शिवम, हाँ सर, हूँ ना सर। कहाँ है रितेश? पता नहीं सर, बात नहीं हुई सर मेरी। अच्छा, बात नहीं है। अरे वाह, आज क्या बात है शुभम, आज शुभम हमारे यहाँ ज्वाइन किए हैं। और शुभम कैसे हो? आ रही है आवाज? हेलो शुभम, शायद नहीं आ रही है। चलो देखते हैं इधर, समझो। हम्म, ठीक है। तो ब्राउजर से हमेशा कौन कनेक्ट करता है? एंड यूजर। तो एंड यूजर समझ ले इसको, ये कौन है? एंड यूजर हमेशा रिक्वेस्ट भेजता है किसके थ्रू? ब्राउजर से, या कोई भी यूआई है उससे इंटरेक्ट करता है, जिसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। तो यूआई से, यूआई यूजर इंटरफेस के थ्रू वो रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। सर्वर इसके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है। क्या है? फर्स्ट रिक्वेस्ट आई रजिस्ट्रेशन के लिए, इसने रजिस्ट्रेशन किया। सेकंड रिक्वेस्ट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आएगा लॉगिन, आप लॉगिन करें। अगर आप वैलिड यूजर हैं तो लॉगिन पे क्लिक करें। तो लॉगिन जैसे ही क्लिक करोगे तो ये आपको एक आईआरसीटीसी का डैशबोर्ड रिटर्न करता है। ठीक है, क्या रिटर्न करेगा? डैशबोर्ड। आईआरसीटीसी, यात्रा.com, या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्विसेज। तो ये कौन रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स भेजता है? ये एप्लीकेशन के पास कैसे डेटा है? तो यहाँ यूजर ने रिक्वेस्ट भेजा, किसके लिए? लॉगिन किया। लॉगिन करते ही डैशबोर्ड ओपन हो। क्या ओपन हो? डैशबोर्ड। इस डैशबोर्ड पे वो सारी सर्विसेज उसको डिस्प्ले कराना। तो डिस्प्ले कौन कराएगा सर्विसेज? AIT.com। तो AIT.com एक रिक्वेस्ट भेजा कि हे IRCTC, आप अपना फर्स्ट पेज रिटर्न करें। ठीक, तो ये रिक्वेस्ट जो है, यहाँ से रिक्वेस्ट आईआरसीटीसी ने रिक्वेस्ट जो भेजी है, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजेगा ना, ये रिक्वेस्ट भेजेगा ग्लोबली इंटरनेट के थ्रू। यस, यस। तो ये एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन को रिक्वेस्ट भेज रहा है, तो कौन से फॉर्म में डेटा भेजेगा? जेसन फॉर्म में। क्यों जेसन फॉर्म में?
क्योंकि एक मशीन जो है जेसन फॉर्म में डायरेक्ट समझ सकता है डेटा, और दूसरा मशीन भी जेसन समझ सकता है। एक मशीन जो है को रिक्वायरमेंट नहीं है पेज की, वो पेज से कम्युनिकेट करेगा क्या? किसको पेज की रिक्वायरमेंट है? यूआई की रिक्वायरमेंट यूजर को, ना कि मशीन को। समझ में आया? मशीन क्या है? मशीन को कंप्लीट डेटा, आप पूरा डेटा दे दीजिए, वो डेटा को रीड करके समझ जाएगा। लेकिन एक नॉर्मल यूजर को आप डेटा दोगे तो डेटा से नहीं समझ पाएगा। उसको समझ जाएगा क्या? आपको मैं ये आईपी एड्रेस भेजूं, इन सभी वेबसाइट का आईपी एड्रेस बोलूं कि ये सारे आईपी एड्रेस आप याद कर लो इसका, हम्म, इसका आईपी एड्रेस http://127.08 समथिंग है ना। ये आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर 800 एंड यूआरएल कुछ भी IRCTC, इस तरह से फर्स्ट पेज। तो एक इसका है, इसका है, सभी का इस तरह से यूआरएल होंगे और पोर्ट सबके आईपी एड्रेस। तो एक नॉर्मल यूज़र को मैं इस तरह से सारे वेबसाइट को कनेक्ट करने के लिए, मान लो ये मैंने कि आप इससे रिक्वेस्ट भेजें, बताओ यूज़र क्या करेगा? यूज़र को याद रहेगा ये सारे पोर्ट? नहीं नहीं यूज़र नहीं, वो इतना लेंदी कॉन्सेप्ट उसको नहीं समझ में आएगा। आप डेवलपर हैं, आपको आप भी ये यूज़ नहीं करना चाहेंगे कि अरे आईपी एड्रेस क्यों दे रहे हो, मुझे का डोमेन नेम दो, AIT.com, IRCTC.com, yatra.com। अगर ऐसे दोगे तो वो 150 वेबसाइट का नाम याद कर ले। लेकिन अगर आप आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर, उसके अंदर के सारे डेटा कैसे जेसन फॉर्म में है, क्या क्या डेटा है, वैसा एक्सेस करने के लिए बोलोगे तो एक नॉर्मल यूज़र के लिए पॉसिबल नहीं है ना। तो क्या चाहिए उसको? स्क्रीन चाहिए, पेज चाहिए। लेकिन मशीन को पेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मशीन को क्या है? डेटा की रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए एक एप्लीकेशन या एक सर्वर जब दूसरे सर्वर को डेटा ट्रांसफर करता है तो जेसन फॉर्म में डेटा ट्रांसफर करता है। तो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं जेसन डेटा? हाँ, जेसन डेटा क्या होते हैं? एक सर केवल जेसन फॉर्म ही समझता है क्या सर, और कोई भी है क्या सर? हाँ हाँ, जेसन है, एक्सएमएल है, बहुत सारा डेटा अलग अलग है, लेकिन ये ग्लोबली लैंग्वेज। तो जेसन क्या है? काफ़ी इजी और लाइट वेट होता है, और पूरा मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है जेसन लैंग्वेज। जेसन लैंग्वेज मैनेज करना काफ़ी इजी होता है, ठीक है। जेसन क्या है देखो, दिखा रहे हैं। तो जैसे कि ये हमारे पास गेट ऑल प्रोडक्ट्स, ये एपीआई है। ये देखो, ये जेसन में डेटा है। जेसन मालूम है ना, ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा। यस, जेसन ऑब्जेक्ट, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट कैसे लिखते हैं, इसी के लिए जेसन है। तो ये ग्लोबली डेटा, तो ये सारे डेटा आपके एप्लीकेशन से ट्रांसफर हो रहना है एक जगह से दूसरे जगह। ये आपका यूआरएल है, Ctrl+C। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ एकदम इजी वे में, इजी वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो फर्स्ट यूआरएल, अब यूआरएल क्या है? सिंपल। अब ये यूआरएल क्या काम करता है? लोड ऑल प्रोडक्ट्स, ऑल प्रोडक्ट्स लोड करो। कहाँ से? दूसरे सर्वर से। तो एक सर्वर रिक्वेस्ट भेजेगा दूसरे सर्वर पे, ठीक है। तो मान लो ये सर्वर, ये आपका कौन सा एप्लीकेशन सर्वर है, ठीक, AIT.com। तो AIT.com कनेक्ट करेगा फेक स्टोर एपीआई, इसको मैं फेक स्टोर एपीआई लिख रहा हूँ, ठीक है। फेक स्टोर एपीआई, फेक स्टोर API.com। ये इसके पास ऑल प्रोडक्ट्स है। ऑल प्रोडक्ट्स किस फॉर्म में है यार? ऑल प्रोडक्ट्स, ये यहाँ पास देखोगे एरे है, एरे 1 2 3 4, ये इस तरह से डेटा है। तो डेटा में आपको देखने को मिलेगा की एंड वैल्यू, ओनली की एंड वैल्यू। किया है, इसके अलावा की एंड वैल्यू के अलावा कुछ नहीं। आईडी, टाइटल, प्राइस, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी, इमेज, रेटिंग। रेटिंग के अंदर वापस दोबारा ऑब्जेक्ट है। तो ये कैसे सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, इनको क्या यूज़ है, मैं आपको सब आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे तो मैं सब एक एक करके
बताऊंगा। अभी आप जेसन समझिए। जेसन एक क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है जो कंटेन करता है डेटा। डेटा क्या होता है, यूजर का नेम, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, कुछ भी आपका एक्स वाई जेड डेटा है। तो एक ऑब्जेक्ट का डेटा, जैसे स्टूडेंट का डेटा है, तो स्टूडेंट का डेटा में मैंने बोला कि मेरे पास 100 स्टूडेंट के डेटा है। तो ये ऑल 100 स्टूडेंट की बजाय मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, ऑल 100 प्रोडक्ट्स के डेटा है। तो प्रोडक्ट की आईडी क्या होगी, 1। प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, ये टाइटल। प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट का इमेज, ये इमेज है, ये इमेज है, ठीक है, ये प्रोडक्ट इमेज। प्रोडक्ट इमेज, प्रोडक्ट की रेटिंग, प्रोडक्ट काउंट, ये सारी चीजें। ये देखो उसकी प्रोडक्ट क्या है। इस तरह से कितने प्रोडक्ट यार, 100 प्रोडक्ट। लेकिन क्या ये यूजर समझेगा ये क्या है, इसका मतलब ऐसे समझेगा कि यार यहाँ प्रोडक्ट की प्राइस 109 रुपये का है, प्रोडक्ट का इमेज ये। नहीं, यूजर इस डेटा को नहीं समझता। इसको समझने के लिए किसको चाहिए, मशीन। ये इस डेटा को मशीन समझता है, जिसको हम बोलते हैं जेसन। ठीक, तो ये है जेसन ऑब्जेक्ट। क्या बात है, इतना ज़्यादा लंबी क्यों है। ये हमारा तो जब ये रिक्वेस्ट भेजेंगे यहाँ से, कहाँ से, आप अपने एप्लीकेशन से रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो ये रिटर्न करता है ये फेक स्टोर एपीआई। फेक स्टोर एपीआई क्या, ये डेटा। तो ये डेटा एक्चुअली इसके कहाँ स्टोर्ड है, इसके सर्वर में। कौन सा सर्वर में, यहाँ। तो इसका डीबी होगा, इसका इस एप्लीकेशन, इस ये जो एप्लीकेशन है इसका भी डेटाबेस होगा ना, ये डेटाबेस। तो इसके डेटाबेस में सारे डेटा स्टोर्ड हैं। तो ये डेटाबेस से डेटा निकालने के बाद रिटर्न करेगा आपको जेसन फॉर्मेट में डेटा। तो ये जो डेटा है एक्चुअली किस फॉर्म में है, ये डेटा जेसन फॉर्म में। किस फॉर्मेट में है, जेसन 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 फॉर्म। फॉर्म। हाँ, तो ये जो फेक स्टोर एपीआई है, ये जो लिखा गया है किसमें, डॉट नेट में। सपोज डॉट नेट में, ये डॉट नेट में लिखा है, ये पाइथन में लिखा है, और ये आपका रूबी, इसके अलावा किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। ठीक, तो ये डेट एप्लीकेशन, ये रिक्वेस्ट यहाँ से भेजा गया है। तो ये क्या रिक्वेस्ट भेजा गया, फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम प्रोडक्ट्स। तो फेक स्टोर एपीआई डॉट कॉम सर्वर क्या है, इसका सर्वर, पोर्ट नंबर कौन सा पोर्ट नंबर पे है, इसकी आईपी एड्रेस कन्वर्ट किया जाएगा। आईपी, ये क्या, डोमेन। डोमेन से कन्वर्ट करने के लिए आईपी एड्रेस में क्या चाहिए आपको, डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर कन्वर्ट करता है, आप उसको फेक स्टोर एपीआई मीन्स डोमेन नेम देंगे तो रिटर्न क्या करेगा आपको, आईपी एड्रेस। तो आईपी एड्रेस के बेस पे हम सर्च करेंगे किसको, सर्वर को। सर्वर मीन्स मशीन। तो जो मशीन है उसके क्या होगा, एड्रेस होगी, जिसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। जो कि आईपी एड्रेस क्या होती है, यूनिक होता है। तो उस बेस पे आपको फाइंड करेगा ये मशीन, ये सर्वर एक्चुअली रन कहाँ हो रहा है। तो सर्वर के पास पहुंचने के बाद उसको भेजेगा एक यूआरएल, ऑल प्रोडक्ट्स। तो ऑल प्रोडक्ट्स रिटर्न किया जाएगा किसके फॉर्म में, जेसन के फॉर्म में। किसे रिटर्न किया जाएगा, आपके सर्वर को। तो आप उस डेटा का क्या यूज करेंगे, इस डेटा को आप पाने के बाद क्या करना है, आपको खुद रखना है, या फिर इस डेटा को रिटर्न करना है कहाँ, ब्राउजर पे, और डिस्प्ले कराना है इधर। या आपको उसका इसके लॉजिक चाहिए, या कोई भी डेटा, आप जो भी आपको काम है, आप उसके लॉजिक को, या फिर लॉजिक लिखना है, या फिर डिस्प्ले कराना है स्क्रीन पे, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं हमारे जेसन। तो इस प्रकार के रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्ट कंट्रोलर। यहाँ तो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को यूज करने के लिए क्या यूज करते हैं, रेस्ट कंट्रोलर। स्प्रिंग बूट में सिंपल आप रेस्ट कंट्रोलर यूज करिए। ये क्या है यार, मतलब जो आपने बताया था, कंट्रोलर प्लस रिस्पांस बॉडी इक्वल टू रेस्ट कंट्रोलर, ये बोल सकते हैं। हाँ, तो यहाँ पास हमको यूज नहीं करना है, यहाँ पर सिंपल एक ही चीज यूज करना है। रेस्ट कंट्रोलर इंटरनली यूज कर लेगा
रेस्पॉन्स बॉडी अभी बता रहे हैं। अभी सिंपल आप समझो, रेस्ट कंट्रोलर रिक्वेस्ट बॉडी रेस्पॉन्स बॉडी को अभी स्किप करो, ठीक है। कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर डिफरेंस समझो, फिर मैं बताऊंगा रिक्वेस्ट बॉडी और रेस्पॉन्स बॉडी, ठीक है। यस सर। तो ये रेस्ट कंट्रोलर का यूज कब करेंगे, आपको समझ में आया? किस प्रकार के रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए? जो एक सर्वर दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा, तभी आप रेस्ट कंट्रोलर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको मालूम है कि नहीं, मुझे ये रेस्ट कंट्रोलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट है डायरेक्ट किस पे भेजने की, ब्राउजर पे या यूआई पे, किसी भी यूआई पेज पे भेजना है, तो उस टाइम पे रेस्ट कंट्रोलर यूज करेंगे या कंट्रोलर यहां पास यूज किया जाएगा कंट्रोलर। कंट्रोलर एनोटेशन क्या काम करता है? कंट्रोलर एनोटेशन ये पेज रिटर्न करता है, रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करता है। ये आपको यूआई पेज रिटर्न करेगा। तो ब्राउजर पे आपको क्या रिटर्न करना है? यूआई पेज। यस, ब्राउजर पे यूआई पेज रिटर्न करना है, मींस एचटीएमएल पेज। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोलर। लेकिन आप चाहें तो आपको ब्राउजर पे नहीं भेजना, आपको भेजना है किस पे? एक एग्जांपल के लिए, किसी दूसरे एप्लीकेशन के लिए, तो आप कंट्रोलर प्लस यूज करेंगे रेस्पॉन्स बॉडी प्लस रेस्पॉन्स बॉडी। तो ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन कहलाएगा, रिक्वेस्ट कंट्रोलर रेस्ट कंट्रोलर। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है क्या ये? तो रेस्पॉन्स बॉडी क्या काम करता है? रिक्वेस्ट बॉडी कंट्रोलर कंट्रोलर का काम है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करना, ठीक है। रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स को हैंडल करना, जो भी आ रहा है आपका नेटवर्क के थ्रू, कोई भी रिक्वेस्ट आ रहा है किसी भी एप्लीकेशन से आ रहा है या किसी भी ब्राउजर से आ रहा है, तो उसको कंट्रोलर को हैंडल करना, ठीक है। कंट्रोलर का काम है। रेस्पॉन्स बॉडी का काम क्या है? क्योंकि देखो, जब यहाँ पास इसको मैं रेस्पॉन्स बॉडी को रिमूव कर रहा हूं, अलग से बता रहा हूं आपको। रेस्पॉन्स बॉडी और रिक्वेस्ट बॉडी, ये आपका एप्लीकेशन और ये डेटाबेस डीबी सर्वर, और ये है आपका कोई दूसरा एप्लीकेशन ले ले। यस, एप्लीकेशन ले लो या फिर ब्राउजर ले लो। अभी मैं एप्लीकेशन ही ले लेता हूँ, ठीक है, समझो। ये कोई दूसरा एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन। तो यहाँ से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं कहाँ? यहाँ से डेटा ट्रांसफर किए आपके सर्वर पे। तो ये डेटा जो किस में आ रहा है आपका, कौन सा किस में आ रहा? जेसन में आ रहा, जेसन फॉर्म में डेटा पैकेट्स, डेटा, ये डेटा, ठीक है यार। ये डेटा कौन से फॉर्म में? जेसन फॉर्म, ये इस फॉर्म में है। तो जेसन फॉर्म में क्या ये एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन जेसन फॉर्म समझता है, जावा स्क्रिप्ट समझता है, जावा फाइल, जावा स्क्रिप्ट का कोड समझेगा? अरे बोलो यस या नो? नहीं ना? नो सर। तो क्या काम करना नहीं सर, होगा? अभी तो। जावा फाइल नहीं समझता यार, जेसन क्या है? जावा स्क्रिप्ट क्या है? जावा स्क्रिप्ट के कोड को कौन? जावा नहीं समझता। जेसन ऑब्जेक्ट को जावा नहीं समझता। तो यहां से कन्वर्ट किया जाएगा जेसन का ऑब्जेक्ट किस में? जेसन का ऑब्जेक्ट किस में कन्वर्ट किया जाएगा? आपके ऑब्जेक्ट में। कौन सा? जावा ऑब्जेक्ट में। तो यहां से कन्वर्ट होगा किस में? आपका जावा ऑब्जेक्ट में। किधर है जावा ऑब्जेक्ट? जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट, जेसन टू जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। क्यों जावा में? क्योंकि क्या आप डायरेक्ट, आपको जेसन में जो ऑब्जेक्ट आ रहा, क्या रिक्वायरमेंट है आपको जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए? डायरेक्ट आप डेटाबेस में स्टोर नहीं करा सकते? नहीं। मेन रीजन इसका यही है कि हम डेटाबेस में
डेटा बेस की बात नहीं करेंगे, फिजिकल डेटाबेस जो है, स्ट्रक्चरल डेटाबेस में हम जेसन को डायरेक्ट स्टोर नहीं कर सकते हैं। कौन कौन से डेटाबेस होते हैं? स्ट्रक्चरल एसक्यूएल है ना, माई एसक्यूएल, ओरेकल, पोस्टग्रेस सीक्वल्स एंड बहुत सारे आपको डेटाबेस मिलेंगे जो क्या काम करते हैं आपके। हाँ, कोई इश्यू है क्या किसी को? नो सर। तो ये सारे डेटाबेस क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल डेटाबेस। स्ट्रक्चरल डेटाबेस का मतलब है क्योंकि ये टेबल फॉर्म में स्टोर किया जाता है, तो डेटाबेस में इसमें जाएंगे तो जो आपका स्टूडेंट हो या फिर एम्प्लॉय हो उसका टेबल, सबसे पहले टेबल क्रिएट किया जाएगा, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बेस पर, प्रॉपर्टी के बेस पे कॉलम सेट किए जाएंगे, कॉलम्स रेडी किए जाएंगे, देन इसके बाद डेटा को 1 बाय 1 रो एंड कॉलम के बेस पे स्टोर किया जाएगा। इसको बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर्ड रेडी होगा। सही है? तो टेबल में क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड रेडी होता है, टेबल फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ इसका आईडी, इसका नेम, इसका ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, सारे डेटा को किस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है? माई सिक्वल हो, चाहे ओरेकल हो, चाहे पोस्टग्रे हो, कोई भी आप डेटा जो स्ट्रक्चरल डेटाबेस या रिलेशनल डेटाबेस की बात करें, तो ये सभी डेटाबेस जो होते हैं में डेटा को एक्सेस करते हैं किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा को स्टोर कर, जावा ऑब्जेक्ट या फिर जो भी पाइथन ऑब्जेक्ट है, जिससे भी जो भी ड्राइवर हम यूज करेंगे उसके बेस पे किस में क्वेरी लिखना है या क्या करना है, तो उसमें आपको किस फॉर्म में चाहिए? आपको ऑब्जेक्ट फॉर्म में चाहिए, डेटा चाहिए। अब ऑब्जेक्ट फॉर्म से कन्वर्ट किया जाएगा किस में? क्वेरीज फॉर्म में, मीन्स स्ट्रक्चरल टेबुलर फॉर्म में, कॉलम वाइज। तो यहां से कन्वर्ट होगा किस में? क्वेरी में। क्वेरी फॉर्म में डेटा स्टोर कन्वर्ट होगा और स्टोर किया जाएगा यहाँ डेटा। तो कहने का मतलब आप सिंपल समझे कि जेसन फॉर्म से डेटा हमें कन्वर्ट करना पड़ता है किसमें? ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, क्योंकि हमें डेटाबेस में स्टोर करना है ऑब्जेक्ट फॉर्म, आपका स्ट्रक्चरल फॉर्म में डेटा। अगर मैं डेटाबेस बोलूं कि नहीं, हमें ये डेटाबेस यूज नहीं करना है, एक बेहतरीन डेटाबेस हमारे पास है जो कि है मोंगोडीबी। मोंगोडीबी में डेटा जो स्टोर किया जाता है, मोंगोडीबी में जो डेटा स्टोर किया जाता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में स्टोर किया जाता है। किसमें? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर किया जाता है। तो क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ पास कन्वर्ट करने के लिए? यहाँ पास कन्वर्ट करना, यहाँ पास कन्वर्ट करेंगे? नहीं, यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। डायरेक्ट यहाँ से ऑब्जेक्ट टू डायरेक्ट आपका डेटा स्टोर हो जाएगा किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। यहाँ टेबल फॉर्म में डेटा स्टोर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है। किस फॉर्म में? ऑब्जेक्ट फॉर्म में डेटा स्टोर होता है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अब कैसे ये मैनेज करता है, कैसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनते हैं मोंगोडीबी में, नेक्स्ट क्लास में, मीन्स जब हम आपको बताएंगे किसके बारे में? जेपीए में जब चलेंगे तो वहाँ आपको मोंगोडीबी कैसे हैंडल करते हैं, मोंगोडीबी डेटाबेस कैसे बनाते हैं, क्या लॉजिक है, वहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अभी इसको स्किप कर दो मोंगोडीबी का। अभी आप टोटल माइंड में आप सेट करो कि स्ट्रक्चरल डेटाबेस, तो यहाँ पास क्या होगा? ऑब्जेक्ट से कन्वर्ट होगा कि स्ट्रक्चरल फॉर्म में। समझ में आया? तो जेसन जो डेटा आ रहा है ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? जावा ऑब्जेक्ट में। तो जावा जेसन से जावा ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी जिसको स्प्रिंग बूट में प्रोवाइड किया जाता है @ या स्प्रिंग फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है एक नोटेशन @रिक्वेस्ट बॉडी। कौन सा नोटेशन है यार? @रिक्वेस्ट बॉडी, जो क्या काम करता है? जेसन टू ऑब्जेक्ट कन्वर्ट करने के लिए हमें चाहिए रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट टू जेसन। अब वापस इस एप्लीकेशन को भेजना है तो रिटर्न करना है वापस
क्या, यहाँ। तो यहाँ कौन बैठा है भाई, यहाँ जेसन, क्योंकि ये जेसन में ही इसको हमको ट्रांसफर करना है डेटा, है ना, इस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये जावा नहीं समझता, ये जावा नहीं समझता, ये कौन सा है, डॉट नेट वाला बंदा है। तो इसको आपको भेजना पड़ेगा किस में, जेसन, जेसन फॉर्म में। तो ऑब्जेक्ट टू जेसन, अब वापस, अब डेटाबेस या स्ट्रक्चरल फॉर्म में, स्ट्रक्चरल फॉर्म से कन्वर्ट होगा किस में, ऑब्जेक्ट फॉर्म में, हाँ, ऑब्जेक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होगा ना, यस। यस सर। अब ऑब्जेक्ट से वापस इस एप्लीकेशन को भेजना है तो क्या आप ऐसे ही ऑब्जेक्ट में भेज देंगे, नहीं, आपको फिर कन्वर्ट करना होगा किस में, जेसन फॉर्मेट में। तो जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज करते हैं रेस्पॉन्स बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन। तो यहाँ सिंपल समझ में आया मीनिंग क्या है, किसी को कोई कंफ्यूजन, रिक्वेस्ट बॉडी, रेस्पॉन्स बॉडी, हाँ सर हाँ क्लियर हाँ, है सर। सर ये जेसन में सर ये हम्म कन्वर्ट हो रहा है सर ऑब्जेक्ट में सर, जावा समझ रहा है वो, है ना। हम्म जब सर सर रिस्पॉन्स हो रहा है सर जेसन टू डॉट नेट में जा रहा है सर, जब भी सर ऑब्जेक्ट बताएगा ना सर डॉट नेट की लैंग्वेज में सर वापस। हाँ हाँ, ये तो फिर डॉट वालों का काम है ना, वो डॉट नेट वाला कैसे डॉट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं वो समझे, हमें उनको भेजना है बस, हम भेज दिए ना, हमारा काम खत्म, ठीक है। यस सर यस सर। अब वो कैसे हैंडल करते हैं, अब उनकी हेडक है, हमारा नहीं है, हमारा तो, हम तो जावा वाले हैं ना। अपना अगर, काम तो हो गया सर। हाँ, हम डॉट नेट वाले होते तो हम बोलते कि हम तो जावा वालों को भेज दिए, हमारा काम खत्म, जेसन में भेज दिए ना। सर एंड पॉइंट दे दिया अपन ने बिल्कुल। हाँ, एंड पॉइंट्स यूआरएल हमने क्रिएट कर दिया, सर्वर का हम अपने बता दिए, तुम हमको दोगे जेसन में तो हम तुमको भी जेसन में ही रिटर्न करेंगे, लेकिन हमें काम किस में करना है, ऑब्जेक्ट में। तो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कैसे करूंगा तुम्हारे डेटा को, रिक्वेस्ट बॉडी, रिक्वेस्ट बॉडी क्या करेगा, जेसन टू ऑब्जेक्ट फॉर्म में, रिक्वेस्ट बॉडी, ऑब्जेक्ट टू जेसन रेस्पॉन्स बॉडी, बस सिंपल यही है और कुछ नहीं है ना, सिंपल है ना कि डिफिकल्ट है यार, है ये सिंपल है सर, क्लियर है। सिंपल। अब वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन या फिर रेस्ट, रेस्ट एपीआईज या रेस्ट एप्लीकेशंस कैसे आ जाते हैं, इनका मेन कुछ भी नहीं है, सिंपल है। एंड यूजर जब भी कनेक्ट करता है आपके या आपके किसी भी एप्लीकेशन से, वो वेब एप्लीकेशन कहलाते हैं। लेकिन आपने नाम सुना होगा एंटरप्राइज एप्लीकेशन, है ना, वेब एप्लीकेशन होता है, एक एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन काफ़ी लार्ज स्केल पे वो एप्लीकेशन डिज़ाइन होते हैं, वेब एप्लीकेशन नॉर्मल स्मॉल स्केल या फिर मिडिल, स्मॉल बोल सकते हैं, स्मॉल स्मॉल एप्लीकेशन जो होते हैं एप्लीकेशन कहलाते हैं। लेकिन जो बिजनेसेस रन होते हैं एंटरप्राइज एप्लीकेशन बनाए जाते हैं उसमें। तो स्प्रिंग बूट हमारा मेनली स्प्रिंग फ्रेमवर्क लार्ज स्केल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है कि एंटरप्राइज सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस क्या होते हैं, ये तो एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से डेटा क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट ट्रांसफर कर रहे हैं, एक एप्लीकेशन दूसरे की। तो ये इस प्रकार के एप्लीकेशंस को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बोलते हैं। जैसे कि एक एप्लीकेशन वेब एप्लीकेशन है, दूसरा आईआरसीटीसी एप्लीकेशन है, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन है। क्यों, क्योंकि यहाँ पास कोई भी एंड यूजर कनेक्ट नहीं करता है इसके एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आपके एप्लीकेशन से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन ये एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन से जब कनेक्ट करते हैं तो ये मेनली ये डिजाइन किया गया क्या काम करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जेसन फॉर्म में डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं या फिर एक्सएमएल फॉर्म में, ग्लोबल लैंग्वेज में डेटा ट्रांसफर किया जा रहा है, और इसको एक मशीन जो है दूसरे मशीन को समझता है, सिंपल, ये डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन में पेज रिटर्न नहीं किया जाता, इसमें पेज नहीं बनाया जाता है, इसमें क्या बनाई जाती है, एपीआई बनाई जाती है। तो एपीआई बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, @REST कंट्रोलर। @REST कंट्रोलर ये मेनली जो एपीआई बनाने के लिए ही यूज करते हैं, ये एपीआई बनाता भी है और दूसरे एपीआई को हैंडल भी करता है, ठीक है। तो कैसे एपीआई बनाते हैं, क्या काम करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता चलेगा। लेकिन अभी मैं एनोटेशंस आपको बता रहा हूँ कि एनोटेशंस कब, कौन सा एनोटेशन कहाँ यूज़ करना है, इनका रोल क्या है,
तो ये आप बताओ, क्लियर हुआ हो तो आगे चले। कंट्रोलर एंड रेस्ट कंट्रोलर समझ में आया? Yes, sir. हाँ ठीक है। रिक्वेस्ट बॉडी और रेस्पॉन्स बॉडी भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सिंपल है ये कन्वर्ट करने के लिए Yes, जैसे। sir. चलो नेक्स्ट आओ। अब जैसे हमारे पास ये दो एनोटेशन, एक एनोटेशंस और हैं। एनोटेशंस तो काफ़ी हैं, चल रहे हैं धीरे धीरे। जैसे मान लो @ सर्विस एनोटेशन, नाम सुने हो ना सर्विस? हाँ, @ सर्विस एनोटेशन, इसका मेन यूज़ क्या है? इस @ सर्विस एनोटेशन अगर किसी क्लास पे आप यूज़ करते हैं तो ये मेन एक्चुअली ये बिजनेस लॉजिक के लिए यूज़ किया जाता है, जिसे आप बिजनेस लॉजिक सर। हाँ बिजनेस लॉजिक्स, तो ये लॉजिक्स को हैंडल करता है। ठीक है। @repository एनोटेशन, @repo डेटाबेस सर। हाँ repository, @repository एनोटेशन ये मेनली हमें यूज़ करता है आपका डेटाबेस लॉजिक, परसिस्टेंट लॉजिक, परसिस्टेंट ऑपरेशन, जो भी परसिस्टेंस ऑपरेशन है उसको हैंडल करने के लिए यूज़ करते हैं @repository, @सर्विस बिजनेस लॉजिक्स। ठीक। नेक्स्ट एनोटेशंस @वैल्यू, @वैल्यू एनोटेशन। @वैल्यू एनोटेशन क्या है? @ऑटोवायर, ऑटोवायर्ड, @ऑटोवायर्ड। एक्चुअली ये होता है इंजेक्शन के लिए, इंजेक्ट करने के लिए, किसी भी प्रॉपर्टी को इंजेक्ट कराना। ऑटोवैड ये पूरा कंप्लीट, ये आपका इंजेक्शन है। ऑटोवैड कितने टाइप के इंजेक्शन होते हैं, कौन कौन से इंजेक्शन होते हैं ऑटोवैड में, बोलो? 3 टाइप्स के सर। कौन कौन से? कंस्ट्रक्शन और सर फील्ड और सर सेटर। हाँ, कंस्ट्रक्शन इंजेक्शन, सेटर इंजेक्शन एंड फील्ड इंजेक्शन। ठीक। तो मैनुअल ऑटोवायरिंग क्या होती है, और मैनुअल ऑटोवायरिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? फील्ड और सेटर इंजेक्शन और कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। फील्ड किस वजह से यूज नहीं किया जाता है? क्योंकि ये ऊप्स कॉन्सेप्ट का, इस ऊप्स कॉन्सेप्ट के रूल्स को ब्रेक करता है। करता है मीन्स Sir, reflection is. हाँ मिस यूज करता है। ऊप्स कॉन्सेप्ट को मिस यूज करता है ना। मिस यूज मतलब उसके कॉन्सेप्ट को हैक कर देता है, हैकर एक प्रकार का, है ना। तो रिफ्लेक्शन एपीआई वो बोलता है, ऊप्स कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप प्राइवेट डेटा से, प्राइवेट डेटा का स्कोप जो है विद द क्लास है, लेकिन फील्ड इंजेक्शन उस रूल्स को ब्रेक कर देता है। इस वजह से हम यूज नहीं किया करते हैं, रिकमेंडेड अप्रोच नहीं है। समझ में आया? यस सर। क्योंकि वो डेवलपर को चाहिए सर काम के। हाँ, तो वो एक हमारा वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट क्या है? हम अपने ये जो फील्ड्स हैं उसको डिस्क्लोज कर दे रहे हैं, है ना। तो इसलिए हमको प्राइवेट है तो प्राइवेट ही रहने दे, फील्ड इंजेक्शन ना यूज करें। रिफ्लेक्शन एपीआई क्या करता है? प्राइवेट वेरिएबल्स को भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। तो ऑटो ऐड एनोटेशन का काम क्या है? इंजेक्ट करना टारगेट ऑब्जेक्ट में डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को। सिंपल है ना। कोई टारगेट ऑब्जेक्ट है, इसको इंजेक्ट करना डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट में। ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट और ये डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। तो इसको इंजेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑटो वार्ड। यहाँ तो ये इंजेक्ट किया जाएगा इसके अंदर। तो ये इंजेक्ट एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट में इंजेक्ट किया जा रहा है, डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। बट मैं चाहता हूं कि इसके पास जो वेरिएबल्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी में जैसे कि आईडी, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, कोई भी की है, अगर सिंगल इसमें डेटा इंजेक्ट कराना चाहता हूँ, सिंगल वैल्यू इंजेक्ट कराना चाहता हूँ, तो उस टाइम पे मैं यूज करूंगा वैल्यू एनोटेशन। वैल्यू वैल्यू एनोटेशन। वैल्यू एनोटेशन क्या काम करेगा? जैसे इसके पास एक कोई वेरिएबल है, कोई प्रॉपर्टी है प्राइवेट,
प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम और प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड। ठीक है, प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड और प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर नेम। तो मैं यूजर नेम और पासवर्ड डायरेक्ट यहाँ अलाउ नहीं कर पाऊँ। यूजर नेम एंड पासवर्ड मैं इंजेक्ट करूँगा ऑटो @ वैल्यू एनोटेशन के थ्रू। वैल्यू एनोटेशन, तो वैल्यू एनोटेशन आप चाहे तो डायरेक्ट स्टैटिक डेटा में हैं, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है, दोनों दिखा रहे हैं आपको प्रॉब्लम्स क्या है। हार्ड कोडेड वैल्यू और की वैल्यू बनाने का मेन पर्पस क्या है। ठीक है, तो यहाँ हम पास करेंगे एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एक्सप्रेशन की। तो यहाँ क्या है, एक्सप्रेशन जैसे माई डॉट यूज़र नेम, ये है वे एनोटेशंस का यूज़। कैसे यूज़ करते हैं, बस थोड़ा सा वेट करो, हम बता रहे हैं। कंट्रोल सी एंड माई यूज़र नेम की जगह माई पासवर्ड, माई डॉट पासवर्ड। अच्छा, आप ये बताओ, यहाँ समझने से पहले आपको लग रहा होगा सर ये @वैल्यूएशन क्यों लिख रहे हैं। अगर यूज़र नेम पासवर्ड देना है तो हम सेटर मेथड यूज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं वैल्यू, या फिर हार्ड कोडेड वैल्यू भी इस तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वैल्यू एनोटेशन दे के इसका की और वैल्यू पास करने का क्या रीज़न है ना। हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र नेम एंड प्राइवेट स्ट्रिंग यूज़र पासवर्ड ले लो, पासवर्ड यूज़र पासवर्ड। और जिस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है, मान लो ये क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, रेफरेंस जनरेट किया, और सेटर मेथड के थ्रू या कंस्ट्रक्टर के थ्रू, किसी के भी थ्रू आपने इनिशियलाइज कर दिया, लाइक सेटर मेथड के थ्रू या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपने इनिशियलाइज करा दिया डेटा। ठीक है, तो इनिशियलाइज कराने के लिए इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जिसका ये क्लास का नेम क्लास ए रख ले, क्लास का नेम क्लास ए ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और a.a1 एक्चुअली यहाँ मैं ऑटो वायर कर रहा हूँ। ऑटो वायर मतलब ऑटोमेटिक इंजेक्ट किया जाएगा, या फिर सिंपल सेम क्लास में ही है मेन मेथड। जावा की तरह आप ट्रीट कर लो, जावा की तरह। आपको कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूँ, जावा में ही आप समझ लो, जावा बेसिक जावा, कोर जावा। ठीक है, कोर जावा समझो। तो a डॉट जावा इक्वल टू न्यू ए जावा, रेफरेंस चाहिए इसको। तो a1 डॉट सेटर मेथड, तो सेट यूजर नेम सेट किया। करने के लिए आपको चाहिए, सॉरी, सेट करने के लिए यहाँ पास यूजर नेम पास कर दिए, मान लो हेलो। पासवर्ड सेट करना है, तो a1 डॉट सेट पासवर्ड, सही है। पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो आप यही अप्रोच यूज करेंगे, बोलो। हाँ, अरे इस प्राइवेट वेरिएबल में डेटा सेट करने के लिए ये यूज करेंगे, या फिर आप यूज करेंगे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करने के लिए कोई दूसरा वे। अरे बोलो यार, कैसे इनिशियलाइज करोगे, कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू, या फिर कंस्ट्रक्टर के थ्रू, या तीसरा फील्ड इंजेक्शन के थ्रू। इसके अलावा कैसे इंजेक्ट करोगे, इनिशियलाइज कैसे करोगे, कुछ तो
तो है कोई वे तरीका? हाँ बोलो यार, AWS का भी टाइम होने वाला है, बस 10 मिनट में AWS बैच वाले आ जाएंगे, जल्दी बताओ फटाफट। नहीं ना? अरे आपने क्या पढ़ा है यार जावा में? Yes, sir. 3. सेटर मेथड और कंस्ट्रक्टर, यही दो पढ़े हैं ना आप? कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करते हैं और सेटर मेथड के थ्रू इनिशियलाइज Yes, करते हैं, तो फिर रेस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, कंफ्यूजन है क्या इनिशियलाइज करने के लिए? कैसे इनिशियलाइज करेंगे? नहीं ये दो है सर। यही दो है ना? ठीक है, तो यहाँ यहाँ आपके पास आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करेंगे? इनम्स बनाएंगे इस हार्ड कोडेड वैल्यू को रिमूव करने के लिए, है ना? हार्ड कोडेड वैल्यू को रिमूव करने के लिए इनम बनाएंगे। यस, हाँ, मैं बोलो कि एक कांस्टेंट वैल्यू इसको रिमूव करो, ये हार्ड कोडेड वैल्यू रिमूव करो, आप इनम बना के इनम पास कर दिए, बट फिर भी वो क्या होगा? क्लास आपके एप्लीकेशन में होगा, एप्लीकेशन या बात करेंगे आपका सर्वर पे, सब कुछ प्रेजेंट होगा एप्लीकेशन के अंदर। सही है? क्या एप्लीकेशन बार होगा? सब कुछ सर्वर में होगा, ये सारी क्लासेस सर्वर में होंगी, ये सारी लॉजिक्स आपका जो भी एग्जीक्यूट करना है सब कुछ सर्वर में ही होगा। सर्वर रन हो रहा, ये आपका सर्वर स्टार्ट स्टार्ट सर्वर, ये सर्वर स्टार्ट हो चुका है, रन हो चल रहा है, यहाँ से सभी यूजर डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं आपके सर्वर को। तो यहाँ पास ये यूजर है, एंड यूजर, जो आपके एप्लीकेशन को जो लाइव कर दिया गया है, होस्ट कर दिया गया है, सारे यूजर्स क्या कर रहे हैं? इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हैं, सर्वर को लॉजिक एग्जीक्यूट कर रहे हैं। इन फ्यूचर मान लो आपको रिक्वायरमेंट पड़ी कि अरे नहीं, मैंने जो पासवर्ड की जनरेट किया है, यूजर नेम और पासवर्ड मुझे चेंज करना है, या डेटाबेस आपके पास है, आपको डेटाबेस चेंज करना है, आपको न्यू डेटाबेस लेना है। तो न्यू डेटाबेस के लिए आपको जो आपने वहाँ पास कॉन्फ़िगर किया था डेटाबेस का सर्वर नेम, हाँ, उसका यूज़र नेम, उसका पासवर्ड, उसका आईडी, सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन सब कुछ कहाँ किया आपका एप्लीकेशन? हाँ, या कोई मास्टर की है, कुछ भी XYZ की भी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में अभी देखने जा रहे हैं। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन होगी जो हमें क्या करना होंगे, अपाचे काफका, ठीक है, स्वेगर, सोनार क्यूब, सब चीज़ों को कॉन्फ़िगर, H2 डेटाबेस और आपका सिक्योरिटी, बैचेस, बहुत सारी चीज़ें आपको अलग से कॉन्फ़िगर करनी होंगी। और कोई भी चीज़ें आपको चेंज करनी है तो आपको बार बार क्या करना होगा? सर्वर को स्टॉप, देन यहाँ से की चेंज करेंगे यहाँ से, क्योंकि आपने मैनुअली एंटर किया है, चेंज करेंगे, फिर इसके बाद सर्वर को स्टार्ट करेंगे। तो कोई भी रन टाइम एप्लीकेशन में हार्ड कोडेड वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? हार्ड कोडेड वैल्यू। हार्ड कोडेड वैल्यू मीन्स ये जो है ऑटोमेटिक चेंज नहीं किया जा सकता, इसलिए हार्ड कोडेड फिक्स्ड है। लेकिन अगर बात करें ये वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या हार्ड कोडेड कहलाएगा? वेरिएबल नहीं, वेरिएबल हार्ड कोडेड नहीं होता, वेरिएबल में डायनेमिकली डेटा इंसर्ट किए जाते हैं, लेकिन ये वैल्यू आपको हार्ड कोडेड है। क्या ये चीज़ नहीं ना? स्ट्रिंग में जो डेटा असाइन किया गया है इसकी, ये हार्ड कोडेड वैल्यू है, तो ये चेंज नहीं होंगे। तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या बनाएंगे? की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा हम चाहेंगे इसको यहाँ पास स्टोर करना। तो मैं बोलूँगा कि यहाँ डायरेक्ट कोड ना लिख के हम की करेंगे और पास करेंगे इसके अंदर वैल्यू। तो वैल्यू कब पास करेंगे? जब हमको ज़रूरत होगी। तो यहाँ मैं हेलो के बजाय यहाँ पास क्या बाइंड कर दूँ? यूज़र नेम की बाइंड कर दूँ और वैल्यू, यस या नो बोलो, की बाइंड करना सही रहेगा? यस, की हम बाइंड करेंगे यहाँ, और वैल्यू पास किया जाएगा कहीं और से, सर्वर के बाहर से, सर्वर के बाहर, यहाँ पास सर्वर के बाहर या फिर सर्वर पे ही मान लो, कोई इशू नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना है
क्योंकि ये किसका जो सर्वर के अंदर जो लॉजिक एग्जीक्यूट हो रही है, ये कौन सी फाइल है? जावा फाइल। जावा फाइल में कोई भी चेंजेस स्मॉल सा भी आपने चेंज किया, वन डॉट डबल कोट्स को सिंगल कोड में कन्वर्ट किया, या फिर हेलो एच रिमूव किया या ऐड किया, कोई भी एक सिंगल वर्ड भी चेंज किया, तो इसका डॉट क्लास फाइल कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? डॉट क्लास फाइल जनरेट करनी होगी, देन इसके बाद डॉट क्लास फाइल जनरेट होगी, तो वेर इसको वेर या जार में कन्वर्ट करना होगा, वेर और जार से फिर कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे? डिप्लॉय करना होगा आपको सर्वर पे न्यू लेटेस्ट फाइल, तब जाके फिर उसके बाद आप इस एप्लीकेशन इस सर्वर को आप रन करेंगे, तब जाके ये यूज़र को मिलेगा। तो कितना टाइम इसमें वेस्ट हो सकता है ये प्रोसेस में? अब बोलोगे सर मैं 10 मिनट में या 10 मिनट में कर लूँगा, है ना? 10 मिनट में चेंज किया, वायर फाइल बनाया, 10 मिनट नहीं। आप बोलोगे बहुत फास्ट हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 मिनट में मैं कर दूंगा, डिप्लॉय कर दूंगा सर्वर पे, राइट? सही है? अरे बोलो, आप अपने सिस्टम 10 मिनट या 5 मिनट में कर लोगे ना एक चेंजेस? नहीं, अब बोलोगे यस सर। हाँ, लेकिन आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 2 मिनट में कर दूंगा, स्प्रिंग बूट पे काम करता हूँ। वहाँ पर सब ऑटो कॉन्फ़िगर है। स्प्रिंग बूट में 2 मिनट क्या है, 1 सेकंड में, 1 मिनट भी लगेगा। आप चेंज किए, रन के दोबारा रन हो जाएगा सर्वर। लेकिन बात स्प्रिंग बूट ये आपकी लोकल सर्वर की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है रियल टाइम की। रियल टाइम में ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है इस चीज़ को हैंडल करना। कैसे रियल टाइम में कॉम्प्लिकेटेड होता है? क्योंकि रियल टाइम में जो काम होता है वो इन्वायरमेंट बेस पे होता है। इन्वायरमेंट्स क्या होते हैं? एक होता है डेव इन्वायरमेंट्स, दूसरा डेव इन्वायरमेंट्स, दूसरा बोलो बोलो बोलो, क्यूए इन्वायरमेंट्स, क्वालिटी एनालिस्ट, और प्रोड इन्वायरमेंट, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट, ठीक है। और एक होता है यूएटी टीम, यूजर एक्सेप्टेंस टीम, यूएटी टीम्स क्या होती है? यूएटी टीम्स यूजर एक्सेप्टेंस टीम। और डेव इन्वायरमेंट्स, डेवलपर इन्वायरमेंट्स, क्यूए इन्वायरमेंट्स, प्रोड इन्वायरमेंट्स और यूएटी इन्वायरमेंट्स। तो डेवलपर इन्वायरमेंट्स में ये सभी चीज़ें बिल्ड करते हैं और टेस्ट करते हैं लोकल सर्वर पर। लोकल डेवलपर मल्टीपल, एक से ज़्यादा डेवलपर कंपनी में एक प्रोजेक्ट पे कम से कम मान लो 5 डेवलपर्स वर्क कर रहे हैं, डेवलपर 1 2 3 4 5, तो सभी क्या कोड आप एक सिंगल डेवलपर, आप अपने कोड की टेस्टिंग किए, परफेक्ट है, चल रहा है, हमारा सर्वर पे एग्जीक्यूट हो रहा है। दूसरा डेवलपर कोड टेस्टिंग किया, चल रहा है, ओके ओके, सभी का कोड। अब इन सभी का कोड क्या किया जाएगा? बाइंड किया जाएगा, एक सिंगल प्रोजेक्ट में कन्वर्ट किया जाएगा, एक सिंगल प्रोजेक्ट जिसको बोलते हैं मास्टर ब्रांच अभी आपको बताएंगे गिटहब में। तो वो सब कुछ किसमें होता है? आपका एक ट्रंक मास्टर होता है, मास्टर ट्रंक्स होते हैं, उसके अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट में कंप्लीट किया जाएगा और पास किया जाता है किसको? क्यूए को। क्यूए क्या करता है? पूरे एप्लीकेशन का हेल्थ चेक करता है, पूरा एप्लीकेशन में प्रॉपर मेमोरी मिली है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वगैरह चेक करता है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी चेक करता है, सब कुछ पूरा चेक करने के बाद उसके अकॉर्डिंग, अगर क्यूए के अकॉर्डिंग टेस्टर, क्वालिटी एनालिस्ट पूरा एप्लीकेशन चेक करने के बाद वो इंटीग्रेट करता है किससे? यूएटी टीम से। यूएटी टीम्स वो होती है जो क्लाइंट के साइड वर्क करता है, क्लाइंट के साथ। क्लाइंट में तो जो एप्लीकेशन का क्लाइंट है, वो यूएटी टीम चेक करता है कि इन अकॉर्डिंग सब कुछ सही है या नहीं है। यस, अगर ये बोलते हैं कि हाँ हमारे अकॉर्डिंग सही है तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर चेंजेस करने पड़ेंगे कि नहीं इस चीज़ को रिमूव करो, ये फंक्शनलिटी लाओ, ये चीज़ें चाहिए, ये नहीं रिप्लेस करो, वहाँ लगाओ, ठीक है। तो वो कौन चेक करता है? यूएटी टीम। क्लाइंट एप्लीकेशन, वो क्लाइंट है जिसका एप्लीकेशन हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्यूए टीम क्या करती है? टेस्ट करती है एप्लीकेशन का। मान लो क्लाइंट भी बोल दिया कि हाँ हमारी तरफ से डन है, सब सही है, तो आप क्या करो?
ये जाता है प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, लाइव प्रोडक्शन पे रेडी करो। प्रोडक्शन में सर्वर पे, ये सर्वर प्रोडक्शन सर्वर लाइव सर्वर, ठीक है, लाइव सर्वर पे डिप्लॉय करो। लाइव सर्वर पर डिप्लॉय होगा तब जाके एंड यूजर अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। यहाँ एंड यूजर रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, सर्च रन कर रहे हैं, ठीक। कोई भी चेंजेस अगर आपने किया, कोई भी चेंजेस आप करना चाहते हैं तो आप प्रोसेस देखो कितना प्रोसेस है, इसके बीच में कितने प्रोसेस हैं। इसके अंदर जेनकिंस जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन जेनकिंस होता है, ठीक है, डेवऑप्स टीम वगैरह हैंडल करती हैं इसको, टेस्टर टेस्टिंग टीम। फिर ये आपका एप्लीकेशन जाएगा सीधे रेपोजिटरी पे, रेपोजिटरी से गेट किया जाएगा, ऐड किया जाएगा किसमें, मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच से इंटीग्रेट किया जाएगा UAT टीम से, UAT टीम एक्सेप्ट करेगी, अगर करता है वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद फिर रीडिप्लॉय किया जाएगा सर्वर पे। तो बताओ कितने मिनट, कितना टाइम लगेगा इसको ये सब करने में, कोई भी चेंजेस? हाँ, 5 मिनट, 2 मिनट है, बोलो कितना टाइम लगेगा यार? अरे डेवलपमेंट तो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है ना, डेवलपमेंट तो यहाँ से होगा। अगर, क्योंकि यहाँ पास क्या है, यहाँ आपका लाइव एप्लीकेशन है, लेकिन सोर्स कोड अवेलेबल कहाँ है, डेवलपर के पास। सारे सोर्स कोड कहाँ है, डेवलपर के पास है। अगर कोई भी चेंजेस होगा तो यहाँ चेंजेस होगा ना, यहाँ चेंज होगा तो इसका मतलब जार वैर डिप्लॉयमेंट सब कुछ यहीं से क्रिएट धीरे धीरे जाएगा, तब जाके वो ये वैर फाइल डिप्लॉय किया जाएगा किस पे, सर्वर एप्लीकेशन पे। तो ये प्रोसेस में कम से कम मान लो 1 से 1.5 घंटे लग जाएंगे, ठीक है, 1 से 1.5 घंटा, ज़्यादा भी लग सकता है, ठीक है, लेकिन मैं स्मॉल चेंजेस की बात कर रहा हूँ, मिनिमम 1 and 2 hours, ठीक है मैन, 1 hours, ठीक है। यस सर। तो यहाँ मैं एक बात बताना चाहता था, इसलिए क्योंकि जो हार्ड कोडेड वैल्यू दे रहे हैं हमें, हार्ड कोडेड हम प्रोवाइड नहीं करेंगे। यहाँ पास क्या प्रोवाइड करेंगे, कोई भी चेंजेस करना हो तो हम चेंजेस करेंगे, बट एप्लीकेशन में नहीं, वैर फाइल में नहीं, हम चेंजेस करेंगे डॉट प्रॉपर्टी फाइल प्रॉपर्टीज। इसके लिए हम एक डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बनाएंगे, डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। क्यों डॉट प्रॉपर्टीज फाइल, क्योंकि ये जो भी वैल्यू कंटेन करता है की एंड वैल्यू फॉर्म में, की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है डॉट प्रॉपर्टीज फाइल। तो स्प्रिंग बूट प्रोवाइड करता है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल बाय डिफॉल्ट। एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल प्रोवाइड कौन करता है, स्प्रिंग बूट। कि आपको कोई भी कॉन्फ़िगरेशन, कोई भी की पास करनी है तो आप पास करो की है यहाँ, तो यहाँ पास की क्या है, माई डॉट यूजर नेम, माई डॉट यूजर नेम, और असाइन करो हेलो, ठीक, ये है यूजर नेम एंड पासवर्ड माई डॉट पासवर्ड इक्वल टू 1 2 3 4 5 जो भी XYZ। तो ये है आपका प्रॉपर्टी फाइल का यूज। तो ये प्रॉपर्टी फाइल जो है, अब यहाँ पर जो डेटा है, अब यहाँ पास क्या बाइंड किया जाएगा, यूजर नेम या पासवर्ड या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं पास किया जाएगा। यहाँ पास किया जाएगा ये कोड, फॉर एग्जांपल इसके लिए डुप्लीकेट्स करते हैं और यहाँ इसको करते हैं टाइप और इस कोड को रिमूव करते हैं, ठीक है। तो ये आया समझ में। तो यहाँ प्रॉपर्टी फाइल यहाँ पास बाइंड किया जाएगा किससे, ये एनोटेशन से। तो ये एनोटेशन @वैल्यू एनोटेशन ऑटोमेटिक इंजेक्ट कर देगा के अंदर वैल्यू। तो इसका काम क्या है, @वैल्यू एनोटेशन का इंजेक्ट करना फील्ड में। ऑटो ऐड का काम है इंजेक्ट करना डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट को टारगेट ऑब्जेक्ट में। तो ऑटो ऐड @वैल्यू एनोटेशन समझ में आया? हाँ बोलो यार। यस सर। इजी यस है, सर। इजी है डिफिकल्ट? रट्टा मारना पड़ेगा क्या, याद रखना पड़ेगा नहीं ना?
सिंपल है ना? बोलो। यस सर। सिंपल है यार, याद कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, रियल टाइम सिनारियो सारी चीज़ें बताएंगे कि कोई भी एनोटेशंस, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप सिर्फ देखोगे, वन टाइम, एक ही बार, दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? इसीलिए ना हमारे यहाँ से जो लोग गए हैं तो आज ठीक है, कोई बात नहीं। चलो अब मेरा टाइम हो गया है AWS बैच का, ठीक है? मिलते हैं कल। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन।